दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। हम सड़कों पर जाएंगे, एक पीडीएम नहीं 4 और पीडीएम्स इसमें से बन जाएंगे। हमें बेहतर इलेक्शंस के मामलात की तरफ जाना चाहिए, हमें तल्खियों को खत्म करना है। ये हुकूमत नाकाबिले एतबार है, इनके 2 चेहरे नहीं है, कोई दर्जन चेहरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है उसकी अपोजिशन तो खुलकर मुखालफत कर ही रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अब इस मामले पर खुलकर सामने आ गया इसकी मुखालफत में। और 15 जून को इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें हुकूमत को बताया था कि आपकी बहुत सारी शिकें जो हैं, जो आपने तरामीम कौमी असम्बली के अंदर आप लेकर आए हैं, वो आइन से मुतसादम हैं। और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ख़त सामने आया है, जो कि 17 जून को लिखा गया था सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को, कि इलेक्शन कमीशन के जो शिकें हैं, इसमें जो आपने 57 शिकें लेकर आए हैं इंतखाबी इस्लाहात के बिल के अंदर तरामीम के लिए जो आपकी तजवीज़ करता है, उनमें से 22 ऐसी हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शामिल नहीं किया गया, और 12 ऐसी हैं जो कि आइन से ही मुतसादम हैं। और इस पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी कहा है कि आप इस मामले का नोटिस लें और सारी सूरत हाल को संजीदगी से देखा जाए। ताहम अपोजिशन की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की बुलाने का फैसला किया है, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तो ये कहा जा रहा है कि अदालतों में जाएंगे अगर सेनेट से यह बिल पास करवाया गया, और ये भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सड़कों पर निकलेंगे अगर ये बिल सेनेट से पास हुआ। यानी कि ये इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात लेकर आना अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने यह मशवरा दिया है कि फ़ाहम तफ़हीम के साथ बातचीत के साथ इस मसले को हल करना चाहिए, चूँकि एक बड़ा संजीदा मामला है। और क्या ऐसा हो पाएगा? और इसके साथ नाज़रीन, बजट की मंजूरी रोकने का जो अपोजिशन के दावे थे, शायद अब वो पूरे ना हो सकें, चूँकि जिन पर तकिया था, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, उन्होंने बजट में हुकूमत को वोट देने का फ़ैसला कर लिया है, तो फिर अब बजट लगता है कि अपोजिशन के लिए रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ इस बजट की मंजूरी के बाद एक नया खेल शुरू होने लगा है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ हुआ था इन्हीं इलेक्शन एक्ट की तरामीम से मुतल्लिक, इंतखाबी इस्लाहात की तरामीम से मुतल्लिक, लेकिन वो भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। तो स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही है बजट के बाद। क्या ये जो नया महाज है, इस पर अपोजिशन मज़ीद तकसीम हो जाएगी, शराजा बिखर जाएगा अगर वो नाकाम होते हैं, या फिर अपोजिशन फिर से मुत्तहिद हो सकती है हुकूमत के खिलाफ? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब फ़रूख हबीब साहब ने, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात व नशरियात के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हैं, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क़ादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये जो बिल का मामला है, इस पर नाज़रीन हुकूमत बड़ा क्लियरली कह चुकी है कि बिल वापस नहीं होगा, लेकिन जो इस पर बातचीत हुई थी, जो डील हुई थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उस पर एहसन इकबाल साहब ने आज बताया कि हमने डिप्टी स्पीकर के मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ किया था, स्पीकर को बताया था, स्पीकर मान भी गए थे, लेकिन बाबर एवान साहब ने ऐलान कर दिया कि ये बिल वापस नहीं होगा। ज़रा सुन लें एहसन इकबाल साहब क्या बता रहे हैं इस बारे में। हुकूमत ने स्पीकर के जरिए ऑपोजिशन के साथ मुआहदा किया, जिसे कौमी असेंबली में पढ़ के सुनाया गया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑपोजिशन की शिकायत थी कि उन्होंने कानून साजी बुलडोज की है, और हम उस कानून साजी पे नजर सानी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। और अब कल बाबर अवान साहब ने कहा है कि वो डन डील है, उसके ऊपर कोई नजर सानी नहीं हो सकती। ये इन्होंने कौमी असेंबली की भी तौहीन की है और अपने स्पीकर की भी तौहीन की। ये हुकूमत नाकाबिले एतबार है, इनके 2 चेहरे नहीं है, कोई दर्जन चेहरे हैं। मोहसिन बेग साहब, आपसे आपके एनालिसिस से प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला, स्पीकर का भी चला दें, बयान आपके पास होगा, स्पीकर का बयान भी चला देंगे, जरा इनका एनालिसिस जो इन्होंने बात की, वो स्पीकर साहब ने क्या कहा था वो भी जरा बता दें। जो सिर्फ आते हैं जरा स्पीकर साहब का वो बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें कमिटमेंट असेंबली में अनाउंसमेंट की थी, वो क्या अनाउंसमेंट थी, वो जरा कमिटमेंट दे दी थी हमें कि भाई ये नहीं होगा, वापस होगा। अब वो बाबर एवान साहब क्लियरली करे कि वापस नहीं होगा, लेकिन एक उसूल की बात करते हैं जरा कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मोहसिन बेग साहब, क्या लग रहा है, आप नून लीग कह रही है कि दोबारा APC बुलाने जा रहे हैं, हम अपोजिशन सारी को इकट्ठा कर रहे हैं, लग रहा है कि ये फिर एक हुकूमत खुद अपोजिशन को फिर से यकजा करने जा रही है, जिसका शराजा बिखर चुका था PDM के अंदर? देखिए, बेसिकली असूली मौक़िफ़ तो यही था कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं बहुत अरसे से पेंडिंग में पड़ी हुई थी, और वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों के लिए बेहतर है कि वो मिलजुल कर इन इस्लाहात को लाएँ और ला के फिर नए इलेक्शन में जाएँ।
अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि अपोजिशन को बाईपास करना है और उनसे कोई राय नहीं लेनी और उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ख़ुद से ही बिल पास करवाना है, तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। अपोजिशन एक पार्ट एंड पार्सल है जमहूरी सिस्टम में और ख़ासकर पार्लिमानी सिस्टम में। दिस इज़ नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें अगर आपने पार्लियामेंट को चलाना है तो नेचुरली उसमें अपोजिशन एक मेन पार्ट है। आपको जितनी भी इस्लाहात लानी है, या आप ऑर्डिनेंस से ले आएंगे या आप इस तरह बुलडोज करके लाएंगे, तो नेचुरली उसका रिएक्शन होगा तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी जो कि ऑलरेडी मौजूद है। और उसी वजह से आपकी जो बाकी माशरे में इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चीज़ें हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आपका इवन रेवेन्यू जो है वो इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने या अगर ये बिल पास करवा भी लिए हैं तो अगर उनकी राय लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, वो लोग भी पाकिस्तान से स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन जो मेन स्टेक होल्डर है वो भी आज अपोजिशन की तादाद जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। वो भी तो पाकिस्तानियों से वोट लेके आए ना, तो उनसे अगर उनकी राय अगर ले ली जाए, जो कि एक सिस्टम है हमारा, मतलब आउट ऑफ सिस्टम तो कोई बात नहीं हो रही ना जी। अगर हमने तो अब ये देखा है कि जी अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट अपोजिशन से बात करने के लिए, उनकी शक्ल देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा जो असेंबली में हुआ, जो बाद में हुआ और जो माहौल चल रहा है, अब वही सूरत हाल आ गई पहले वाली। जब पहले भी उनको स्पेस नहीं दी गई तो वो सड़कों पे गए, पीडीएम बन गई। अब फिर उसी तरफ देखिए, अभी फिर अपोजिशन वापस पार्लियामान में आई, उन्होंने आपको एक पॉजिटिव मैसेज दिया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मौके को हाथ में ले, ठीक, और अपनी इस्लाहात जो वादे किए हैं, देखिए ना पीटीआई का एक मैनिफेस्टो है, उसको भी तो लागू करना है ना, जिसकी वजह से आपने वोट लिए हैं। बिल्कुल, बजाय इसके कि हमने वोट इसलिए तो नहीं दिए कि आप लड़ाई झगड़ा करते रहे, वोट दिए कि आपने जो वादे किए हैं अगले 2 साल में, पिछले तो 3 साल गुजर गए, उसको पूरा करें। और आपने रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के अंदर के थ्रू लेकर आनी है, उसके लिए तो अपोजिशन को आपने एतमाद में लेना ही लेना, आपके पास चूंकि अक्सरियत नहीं है। फरूख हबीब साहब, अब एक नया महाज खुल रहा है। नून लीग ने दोबारा से एक वो कह रहे हैं हम एपीसी बुलाएंगे, सारी अपोजिशन को यकजा करेंगे एक, ताकि मुतफ़िका मौक़िफ़ हो गवर्नमेंट के खिलाफ इस मामले पे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का ख़त आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 13 आपकी जो इसमें सेक्शंस हैं तरमीम जो आप मुजव्ज़ा लेकर आए हैं वो आइन से मुतसादिम है, और 22 पे वो कह रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को केटर फॉरन नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। 4-4 पीडीएम्स बनने वाली है। मैं जरा आपको बताता हूँ, नफीसा शाह साहब कल बता रही थी कि हम सड़कों पे आएंगे, इस मामले पे आखिरी हद तक जाएंगे, जरा सुन लें। दे थिंक कि ये आराम से पास करेंगे और ऑपोजिशन चुप बैठेगी, हम सड़कों पर जाएंगे। एक पीडीएम नहीं तो 4 और पीडीएम्स इसमें से बन जाएंगी। इफ दे थिंक दे कैन डू दिस, दे कैन नॉट डू इट। सर एक पीडीएम अल्लाह अल्लाह करके उसे जान छूटी है, 4-4 पीडीएम बनने जा रही हैं। देखें बात यह है कि एक पीडीएम वो है जिसने पाँव पकड़े हुए हैं, एक पीडीएम वो है जो मज़ामत करना चाहती है, और एक पीडीएम वो है जिसकी समझ ही कोई नहीं आती कि उसने पाँव पकड़ने वालों के साथ होना है या मज़ामत करने वालों के साथ। आप कह रहे हैं 4 पहले से वो म्यूजिकल चेयर चल रही है। 4 नहीं, ये पता नहीं कितनी हो चुकी हुई हैं, अब तो 40 बन चुकी हैं। खैर उस पर बाद में आते हैं। चले, एक अच्छी बात हुई, वो एतजाज़ हसन साहब ने, याद है, एक मशहूर तकरीर की थी असेंबली में खड़े होके, तो उन्होंने कहा था कि वाह इमरान खान तेरा शुक्रिया, नवाज शरीफ को तुमने जो है ना वो अपोजिशन भी याद करा दी, तुम्हें असेंबली भी याद करा दी। तो ये जो अमेंडमेंट बिल हमारा पास हुआ है, इससे शुक्र है कि इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद आ गई। इनका मसला ये है कि आप स्टेटमेंट्स अभी चला रहे थे एहसन इकबाल की, आप ज़रा बिलावल की और शहबाज शरीफ की निकालें स्टेटमेंट्स, जो कह रहे थे कि हमने इस पर बात ही नहीं करनी, हम इनके साथ बैठने को ही तैयार नहीं है। आपके इल्म में होगा कि स्पीकर साहब ने फ़खर हमाम साहब की सरबराही में, वो फ़खर हमाम साहब जो साबका स्पीकर रह चुके हैं, एक अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करते हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई कि आप इनके साथ जो है वो इंगेज करें, इनके साथ बातचीत करें। हुकूमत ने खुद इनके साथ बारहा रब्ता किया, ये बैठने को नहीं तैयार थे। अभी बात हो रही थी कि हुकूमत नहीं इनको रब्ता करती है, हुकूमत तो रब्ता करती है। स्टैंडिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं मानी। ना, बात मानने की बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुलेआम ये बात की, और उसको इन्होंने मजाक उड़ाया कि आप प्राइम मिनिस्टर एनआरओ मांग रहे हैं। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने ये बात दोहराई कि हम आपके साथ सवाए जो अकाउंटेबिलिटी के मामलात हैं उसके अलावा तमाम कौमी इशूज़ के ऊपर बात करने को तैयार हैं, और ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने हवाला दिया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, लेकिन ये नहीं आए। अब इनको जो है वो मगरमच्छ के ये आंसू बहा रहे हैं। ये जो बिल है अमेंडमेंट का, ये 16 अक्टूबर 2020 को पेश हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के मुतअद्दिद अजलास हुए, जिन अजलासों में इनके लोग पे आते रहे, लेकिन इनकी अदम दिलचस्पी,
ना इन्होंने बिल पढ़ा, ना इन्होंने उसके अंदर को राय दी, ना उसके अंदर ये शामिल हुए। हम तो बारहा ये कहते रहे कि हम इंक्लूसिव अप्रोच रखना चाहते हैं, इनको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उसमें संजीदगी का मुजाहरा इन्होंने नहीं किया। अब ये लकीर पीट रहे हैं, होगी, आप कह रहे हैं कि वो अब ये लकीर पीट रहे हैं। मैं आपको एक और रास्ता बताता हूं। इलेक्शन कमीशन तो अपोजिशन नहीं है ना। एक मिनट, इलेक्शन कमीशन को वो इलेक्शन कमीशन का आज फिर लेटर मैं बताता हूं। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन पे मामले पे पार्लिमानी अमूर को लिखा आते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी आते हैं, उस पर भी बहुत बात अभी करनी है, जरा इस पे मुझे कर लेने ना बात। अब इनके पास क्या मामला है, अब ये जितनी कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें करें, जो मर्जी करें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इनको अभी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गया ना, सेनेट में इन सब की नुमाइंदगी मौजूद है। जब तक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक सेनेट से मंजूर नहीं होगा। ये सेनेट के अंदर अपनी तरामीम ले आए, वहाँ पर कमेटी के अंदर बैठाएं, इनके पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन है, कोई बेहतर चीज़ें हैं, उस पर ले आए, हम इन चीज़ों को देख लेंगे वहाँ बैठ के। वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ भी हमने ड्यू प्रोसेस पूरा फॉलो किया है इनका, लेकिन वही इन्होंने अदम दिलचस्पी का जो है उसके अंदर इजहार किया। ये बाइकआउट कर रहे थे, ये पीडीएम के जलसे जुलूस कर रहे थे, अदम ताबन कर रहे थे, अदम एतमाद ला रहे थे, इस्तीफे दे रहे थे, आर पार करते ऐसे खवार हुए हैं कि अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आप अपोजिशन तजावीज लेकर अब आप आ जाएं, कंसीडर करेंगे उन्हें, कंसीडर करेंगे। देखिए मैंने तो क्यों नहीं करेंगे सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसका काम ही ये है ना। कायमा कमेटी का काम क्या है? वो यही काम है ना। कौमी असेंबली में कंसीडर नहीं की गई उनकी बात ना। कौमी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उनकी बात नहीं मानेगी, वो वहां पे डिसेंटिंग नोट लिखते रह गए, उनकी बात मानी नहीं। कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी है, उस कायमा कमेटी के अंदर इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। आप इनका चेक करें ऑन रिकॉर्ड, अगर डिसेंडिंग नोट इनके सुन लेना, डिसेंडिंग नोट्स इनके नहीं मौजूद। डिसेंडिंग नोट्स तो जो है वो उन्होंने एक डिसेंडिंग नोट आया उनका, वो इनके जो तारिक बशीर विर्क साहब हैं, वो कहते हैं जी एडवाइजर बिल नहीं पेश कर सकता। अब उनको बंदा बताए कि 18वीं तरमीम जो है वो रजा रब्बानी ने जो है वो एज एडवाइजर के तौर के ऊपर पेश की थी। 18वीं तरमीम आईनी तरमीम थी, सेनेटर थे, सुन लेना, नहीं आईनी तरमीम थी, एज एडवाइजर के तौर के ऊपर उन्होंने पेश की थी। वो चेक करें उसको। और उसके अलावा बहुत सारे वो आइन के आर्टिकल के अंदर एडवाइजर का रोल भी लिखा हुआ है। एडवाइजर क्या कर, सिर्फ वोट नहीं दे सकता, बाकी तमाम वो काम कर सकता है। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ यहाँ पर फिर ये है, जब आप आ जाए इलेक्शन कमीशन के मामले पे, इलेक्शन कमीशन 15 को प्रेस रिलीज जारी करता है और 17 को खत लिखता है। बिल्कुल देखें, आप पब्लिक में या इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, आइनी अदारा प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस नहीं होती। आइनी इदारे के साथ आपकी जो आपकी एग्जेक्टिव के मुतलका इदारे हैं उनके साथ आपकी जो है वो फॉर्मल ख़त किताबत होती है। ये चीज़ें उनकी आई हैं, इन चीज़ों को हम बगौर जो है वो जायज़ा ले लेंगे। लेकिन दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो कह रहे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी हमने सिफारिशात दी थी, वहां हमारी सिफारिशात को सुना ही नहीं गया, हमारा बंदा ही कोई नहीं था। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इनके डीजी लॉ जाते रहे, उसके ऊपर जब ये पास उसके अंदर बाबर अमान साहब हमारी राय नहीं सुन लें, उसके अंदर बाबर अमान साहब उस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, देखें मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और जो आई वोटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के लिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, वो $27 बिलियन उन्होंने 11 महीनों में आपको भेज दिए हैं। बिल्कुल, उनके पैसे हमें अच्छे लगते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट हमें अच्छी लगती है। जब इकामा होल्डर एहसन इकबाल जैसे लोग उनका मजाक उड़ाएं कि उनको क्या पता कि वो फलानी जगह पे बैठे फलानी जगह पे बैठे हैं, तो आजकल नवाज शरीफ भी पोलो मैच देख रहे हैं। नवाज शरीफ को हो सकता है मुल्क के हालात का ना पता हो, बाकी तो सबको हालात का पता है। मामला सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का नहीं है, यहाँ पे वो 13 शिके कह रहे हैं कि आइन से मुतसादम है। सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी का मामला नहीं है, हल्का बनियों का मामला है, वोटर लिस्टों की तैयारी का मामला। वो कह रहे हैं तैयारी हमसे आपने ले ली है। देखें बात ये है, एक मिनट मेरी बात सुने, कानून साजी का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिक लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में नहीं आइन में तरमीम होगी। एक मिनट सुन लेना, वो एक अलग टेक्निकलिटीज है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जरूरत है या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार ऐसे फैसले मौजूद है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी खुद नहीं की। कानून साजी के लिए उन्होंने चीजों को पार्लियामेंट की तरफ रेफर किया है, पार्लियामेंट ने रेफ करनी है। और वो आर्टिकल 219 से 222 का कह रहे हैं कि इसके मुतसादिम है। नहीं तो 218 भी पढ़े ना, जो मेन आर्टिकल है, जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन है, उसको आप पढ़े ना। बाकी तो फिर निटी-ग्रिटीज में चले जाते हैं ना, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करते हैं, उसको पढ़ लें। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं, एक एक इलेक्शन को सामने रख लें और उस पर फिर बात करते हैं। 2013 के इंतखाबात को देख रहे हैं, जिस तरह ये अपोजिशन नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, आप 2013 मानेगा, आप 2013 सवाल ही उठता रहेगा इसका। आप 2013 तो यही तो बुनियादी इलेक्शन से पीटीआई नहीं लड़ना, नून लीग ने भी लड़ना है, मेरे ख्याल में पार्टी ने भी समर लड़ना है, वापस ने भी लड़ना है, समर वापस सबने लड़ना है। वापस 218 पे आते हैं ना, जस्ट क्विकली 30 सेकंड में।
हमारा इन तमाम रिफॉर्म्स का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है EVM का, वो साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हैं। और इमरान खान ही थे जो क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे। ये रिफॉर्म्स और इंतखाबी धांधली को एक्सपोज भी उन्होंने किया हुआ है। 125 दिन का धरना हमने दिया था, वरना तो आरओ इलेक्शन तो जरदारी ने भी कहा था 13 के इलेक्शन को, नून लीग ने कहा था सिंध में धांधली होगी, फजल रहमान ने कहा था धांधली होगी, लेकिन किसी एक शख्स ने कोई अमली इकदाम नहीं लिया था सिवाय इमरान खान के। और जुडिशल कमीशन बना, 40 सिफारिशें आई, किसी एक सिफारिश पे अमल दरामद हुआ। कादिर मंदोखेल साहब, फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज करने, ये APCs करने, ये आप बेशक कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं आपके पास अभी भी एक आईनी प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी। सेनेट से ये बिल अभी मंजूर होना है, हुआ नहीं है। वहां आप अपनी तजावीज़ जो भी सिफारिशात लेकर आ जाएं, उन्हें गवर्नमेंट कंसिडर करेगी। अगर ये सब कुछ है तो फिर ये परेशान क्यों है? ये हुल्लड़बाजी, ये गाली गलोच, ये अफरा तफरी, ये क्यों है? जब उन्होंने पास ही करना है, हमारी गुफ्तगू भी सुन ले, हमारी तनकीद भी सुन ले, बर्दाश्त करे। बर्दाश्त का मादा वैसे इनके पास नहीं है। इनके तर्जमान तो लोगों को गिरबान में हाथ डाल रहे हैं। इनकी जो मिनिस्टर है वो टेबल पे छड़ के वही जो बिल पास करने हैं वो अपोजिशन लीडर के चेहरे पे, मुंह पे मार रहा है। तो सवाल ये कि अगर इनको इतना कॉन्फिडेंट है ये, तो खामोशी सुन ले। अब पास तो होना है बकौल इनका, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, तरमीम ले आए ना, अपनी तजावीज़ ले आए। जहां आपको लग रहा है कि ये गलत कर रही है PTI की गवर्नमेंट, वो वहां पे अपनी तरमीम लेकर आए, प्रपोज करें तरमीम अपनी। देखिए, बात ये होता ना कि ये तरमीम तो आप सुनेंगे तो तरमीम मिलेंगे। आप अपोजिशन लीडर का, अपोजिशन के जो अरकान है उनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे, उनके तजावीज़ सुनेंगे तो आप करेंगे। अगर स्पीकर को 6 फुट का मुराद सईद साहब नज़र नहीं आएगा और पीपल्स पार्टी का जिस तक कोई लेना देना नहीं था, अगर फिलहाल वो नज़र आता है उसको पाबंदी लगाने की, तो फिर कैसे चलेगी हाउस से? ये तो हाउस का कस्टोडियन है, आप उसको भी छोड़िए। फ़ारूक नसीम, उसका फ़ारूक हबीब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी पार्टी का। उन्होंने एक मरतबा फिर अपोजिशन को एक जा कर लिया। नहीं तो यकीन करेंगे मेरे इलेक्शन में हमारे रास्ते जुदा हो चुके थे PDM से, मगर उन्हें दोबारा जो है ना एक जाग कर लिए इनकी अपनी नाइली करतूतों की वजह से। अब सवाल ये है कि ये बात करें कि पास हो जाएगा। आप अपोजिशन को तो छोड़िए, खुद इनका अपना MNA नूर आलम खान साहब ने असम्बली में क्या फरमाया था वो आप सबके सामने है। खुद इनके जो लोग हैं वो नाराज़ है, कराची के लोग जो MNA वो नाराज़ है उनसे। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपकी तौसीफ से कि ये इलाके जो MNA, मैं इस वक्त अपने हल्के में बैठा हूँ, ये अपने इलाके के लोगों को मुँह क्या दिखाएंगे? जिस तरह ये बजट ला रहे। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने कहा कि आपने ये फरमाया कि आपको यकजा होने का हुकूमत खुद मौका दे रही है, तो फिर आप यकजा हो भी गए, हुकूमत के को आप किस मुश्किल में डालेंगे? क्या कर लेंगे? पहले भी आप 12 मौके पे यकजा हुए हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए 12 दफा नाकाम हुए, 13वीं मरतबा भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर, आप 13वीं मरतबा यकजा हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ना हुकूमत को। आवाज स्लो है, समझ भी नहीं है, जरा दोबारा पकड़ेंगे प्लीज। जी कादिर मंदोखेल साहब, मैं कह रहा हूँ इससे पहले 12 मरतबा अपोजिशन यकजा हुई है किसी काज के ऊपर हुकूमत के खिलाफ। ये 13वीं मरतबा होगी जब आप यकजा होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जिस तरह अपोजिशन ने, PDM ने एक मुश्तरका लाएमल तय किया था कि हम जलसे जलूस करेंगे और उसके बाद आखिरी पड़ाव अब इस्लामाबाद में करेंगे धरने की सूरत में, ठीक है, और फिर वहाँ पे माहौल देख के, हालात देख के हम इस्तीफे देंगे सारे। जब इस्तीफे देंगे फिर ये हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? आज एक अपोजिशन लीडर की तकरीर से, आज एक बिलावल साहब की तकरीर से इनकी जो है ना वो ओश ठिकाने आ गए। तो ये आखिर में जब ये लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में बैठे होंगे तो वो फिर क्या बर्दाश्त करेंगे ये? लेकिन बदकिस्मती हमारी सफ़ों के अंदर भी है कि हमें इतफाक़ नहीं है, मगर एक मरतबा फिर उन्होंने हमें इतफाक़ करा दिए हुकूमती बेंचों ने। जिस तरह उन्हें तूफ़ानी बदतमीज़ी किए, जिस तरह इंसानी हुकूक़ के वज़ीर शरी मज़ारी साहिबा का, मैं तो कसम से 27-28 साल में जो हो गए इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने के लिए, मैं तो हैरान हो गया कि हमारी अगर इंसानी हुकूक़ के वज़ीर का ये हाल है तो फिर आगे जाके इंसानी हुकूक़ के पामाली और वो तो फिर दूर की बात है। और फिर सबसे बढ़ के बात ये कि तो बड़े खुश होता है ये जो फिरदौस आशिक आवान साहब ने जो हरकत की है, ये तो उनको शाबाशी मिली है, वरना शाबाशी नहीं मिली होती तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर खामोश क्यों है? अभी तक उसको शोकास क्यों नहीं दिए कि आप एक मर्द के गिरबान पे हाथ लगा के गाली गलोच करे? दुनिया ने सुनी है।
उसको भी छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ जब मुराद सईद साहब टेबल पे चढ़ के बच्चों की तरह जो है ना वो किताबें अपोजिशन लीडर कुछ चेहरा पे निगाह के, मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने उसकी शाबाशी दी होगी। क्यों जी फारूक हबीब साहब वाकई शाबाशी दी है? जो एमएनए जो अपने इलाके में नहीं जा सकते। ठीक है, चले जरा ये फारूक हबीब साहब से सुन लेते हैं, वो वजीर इत्तलात हैं जो ना वो किताबें मारने में ताकि मीडिया में किसी तरीके से आ ये जरा हुकूमत के तर्जुमान है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं फारूक हबीब साहब। ये जो कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि फिरदौस अर्शद अकवान साहब ने जो इन पे हमला किया था, थप्पड़ मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारा, और इसके साथ जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की, सबको दाद दी, सबको बकअप किया कि आपने ठीक काम किया। ऐसी देखें, ऐसी कुछ ऐसा देखें, पहले बुनियादी चीज़ तो ये है कि आधी सच नहीं बताना चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है कि अभी आप एक बिल के ऊपर बात हो रही थी, मैं जरा ऑपोजिशन का जो रवैया रहा है शुरू दिन से उसके ऊपर खुल के बात करता हूँ आपके साथ। वो शबाश वाला बता दें, उस पर भी आता हूँ। देखें मामला क्या है, मैं आप फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 110 कवानीन जो हैं वो कौमी असम्बली से पास हुए हैं। कादिर मंदोखेल साहब को नहीं पता होगा कि कितने कवानीन जो हैं वो पास हुए हैं। दूसरी बात यह है कि उन 110 कवानीन में से जो 21 कवानीन एक रोज़ के अंदर पास हुए, उन कवानीन में से 6 कवानीन ऐसे थे जो 2019 से कौमी असम्बली में पढ़े हुए थे, और उसमें से 10 से ज़्यादा कवानीन ऐसे थे जो 2020 से कौमी असम्बली में पढ़े हुए थे, जो एक साल से इनका मुंह देख रहे थे, इनकी राह तक रहे थे कि ये उन बिलों को पढ़ें, उन बिल्स को पढ़ के उसके ऊपर कोई अपनी इनपुट दें, अपनी कोई राय दें। एक तरफ ये कहते हैं जी पार्लियामान में आए, पार्लियामान कानून साजी का इदारा है, किसी एक बिल के अंदर भी इन्होंने किसी किस्म की दिलचस्पी का कोई इजहार नहीं किया। वो बिल जिस बिल के ऊपर सबसे ज्यादा शोर पड़ा, जो कि ज़ैनब अलर्ट बिल था, और बिलावल भुट्टो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे ह्यूमन राइट्स के, वो एक साल जो है वो बिलावल की मुंह तकता रहा कि वो आएंगे, ह्यूमन राइट्स कमेटी का जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास करेंगे और वो बिल पास होगा। बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके बिल पास हुआ। दूसरी चीज ये है कि जितने बाइकआउट, जितने वॉकआउट इन्होंने इन 3 सालों में किए ना पीपल्स पार्टी नून लीग ने, ये रिकॉर्ड उठाएं ना। इन्होंने 2013 वो तो 2013 से 18 पोजीशन शुरू कर दी थी, फिर हमारा काम किया पार्लियामेंट के अंदर तो लेना नहीं 10 साल इन दोनों की जमातों की हुकूमत थी ना आपस में इन्होंने कितनी हुल्लड़बाजियां हुई, कितने इनके जो एहतजाज हुए, कितने इन्होंने बाइकआउट किए, कितनी ब्लैकमेलिंगें की, क्योंकि मुकमका थे। यहाँ पर एक बुनियादी फर्क है। फर्क ये है कि ये डे 1 से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी। उसके बाद कोई ऐसा मौका इन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। हम बुला दे सकते हैं, पुरानी बात है, नहीं आगे बढ़े, आगे चले। आपके अपने लोग कह रहे हैं कि अब ये खत्म करें, रंजिश सारी खत्म करें। नहीं, एक हमेशा जब कोई मामला होता है तो वो एक तनाजुर में होता है। आज शेख रशीद साहब भी तनाजुर में खत्म करें, लड़ाई तलखी खत्म करें, ताउन की बात करें, इलेक्शन करीब आ रहा है, लड़ाई इत्तेफाक राय पैदा करें। लड़ाई तलखी का तो कोई मामला ही नहीं है। हमने हमेशा आगे बढ़ के इत्तेफाक राय किया, इस बार भी हम आगे बढ़े, बार आपको ऑफर देते रहे, हम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं, चार्ट इकोनॉमी करें, बाकी चीजें करें। ये इनका जो तरीकाकार है ना, साहब की तरफ से, शहबाज साहब की तरफ का इशू नहीं है। एट व्हाट कॉस्ट क्या उसकी? जब आप बैठते हैं तो बगल से नहीं, जब आप बैठते हैं तो बगल से 34 शिक्कों का एक एनआरओ भी तैयार होता है। ये नैब को बंद करें, ये अकाउंटेबिलिटी को बंद करें, उसके अलावा आगे किसी भी इशू के ऊपर बात करनी है, हम खुद चल के जाने को तैयार हैं। ठीक है, वो कौमी अहमियत के इशूज के ऊपर बात करने को तैयार हैं। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये जो कादिर मंदोखेल साहब फरमा रहे थे कि एक मौका दे दिया हुकूमत ने फिर हमें यकजा होने का हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह मैंने उनसे भी सवाल किया था कि 12 मरतबा पहले मुख्तलिफ मौके पर अपोजिशन यकजा हुई कि अब हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, 12 की 12 मरतबा नाकाम हुई अपोजिशन, 13वीं मरतबा इकट्ठे हो गए। कोई फ़र्क पड़ेगा इस मरतबा, या ये भी 12 मरतबा की तरह इकट्ठे होंगे और फिर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हुए साइड पे हो जाएंगे? समर, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ और इस प्रोफेशन में ये कोई 8वीं गवर्नमेंट है और 8वीं 9वीं पार्लियामेंट है। मैंने ज़ियाउल हक साहब के दौर से शुरू किया है, जब वो मजलिस से शुरू होती थी, फिर उसके बाद जुनेजो साहब की गवर्नमेंट आई, सारी गवर्नमेंट्स देखी है। मैं पार्लियामेंट रेगुलर जाता था। पहली बार मैंने देखा कि गवर्नमेंट खुद लड़ाई के मूड में। कभी पार्लियामेंट का माहौल जो है वो गवर्नमेंट खराब नहीं करती। उसका काम होता है कि अपोजिशन तो अपोजिशन करती है ना जी, सही है। वो तो चाहेगी कि आप कामयाब ना हो, गवर्नमेंट चल ना सके, पार्लियामेंट को वो चलने ना दें। आपका काम है बेहतर अंदाज में आप अपना एजेंडा फॉलो करें, और रिकॉर्डलेस के अपोजिशन क्या कर रही है, आप उनको साथ लेके अपने एजेंडे और रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाए, ताकि आपने लोगों को जवाब देना, अपोजिशन ने नहीं देना।
वो तो कहेंगे नाकाम हुई गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं, वजह जो भी हो, वजह कोई नहीं देखता, वजह कोई नहीं परफॉर्मेंस देखते सीधी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट। ये पहली बार है कि अपोजिशन उस दिन जो है, अगर वो स्पीच कर रहा था, इन्होंने जैसे कहा जी खान साहब को नहीं करने दी गई, लेकिन गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता। अब आ जाते हैं कि अपोजिशन कादर मंदू खेल साहब की बात पे कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। देखें फ़र्क पड़े या ना पड़े, अब अगला साल इलेक्शन शुरू हो जाना है और उसमें ये गवर्नमेंट रहे, अगले इलेक्शन में पता चलेगा कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन आप वो जो 1-1.5 साल है उसमें हम यही टेंशन देखेंगे, यही माहौल देखेंगे, इसी तरह अनस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल लोग इसी तरह अनरेस्ट करेंगे, उससे सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक बात है कि जी गवर्नमेंट अगर उनको अपोजिशन को बिल्कुल अपोजिशन का ड्यू कोर्स नहीं देती, उनके केसेस हैं, चोर हैं, डाकू हैं, व्हाटएवर, जैसे इन्होंने कहा जी एनआरओ, कौन सा एनआरओ? खान साहब एनआरओ से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जहाँ तक नैप है, नैप क्या किसके इशारे पे काम कर रही है? सबको पता है किसके इशारे पे काम कर रही है। और ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, ये नेगेटिविटी है। और मैं समझता हूँ, खान साहब खुद समझते हैं कि नैप ने जो प्रीवियस हिस्ट्री में काम किया वो ठीक किया। अगर आपने उसको नैप को इस्तेमाल किया तो हुआ क्या? कोई $2 आपने बरामद कर लिए, किसी को सजा हुई और सारे 2 महीने बाद विक्ट्री का निशान बनाते हैं और तेज हो जाते हैं। तो या तो हमारा केस बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, वो तो प्रोसिक्यूशन मजबूत होनी चाहिए। ये हमारा प्रोसीजर इतना ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीजर है कि इसमें तो लगता नहीं है कि किसी बंदे को आप कन्विक्शन कर सकें, सजा दिलवा सकें। वो भी बात छोड़ दें, 200-250 गवाह हैं, वो इतनी लंबी प्रोसीडिंग चल रही है। देखिए गुजर आके कहते हैं ओपन एंड शट केस है, बंदा गया, देखें केस 2 साल बाद विक्ट्री बना के लोग बाहर आ जाते हैं। शहजाद अकबर साहब रोज टीटी वाला और वो सारा कुछ बताते हैं। भाई 120 दिन में चलान पेश होना है, जो लॉ है नैप का, और उसका ट्रायल होना है। ट्रायल हो गया सब पता चल जाए, ठीक, बजाय इसके कि आप उनको बारी बारी और बार बार अरेस्ट करवाएं, तो नेचुरली वो भी आपके लिए कोई खैर की दुआ तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, चले हमें एक मुख्तलिफ ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द नाज़रीन। इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है, इस पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर कंसेंसस पैदा कर पाएगी या नहीं, और अगर ये बिल एक तरफा ही सेनेट के अंदर से भी पास हो जाता है अपोजिशन की तरामीम को कंसिडर किए बगैर, तो फिर इंतखाबात अगर इन तरामीम के साथ होते हैं तो शायद उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन भी एतराज़ कर रहा है, अपोजिशन की जमातें भी एतराज़ कर रही हैं। बहरहाल डिस्कशन को आपने ज़रा आगे बढ़ाना है और बात करते हैं बजट के वाले से। दावे हमने बड़े बड़े सुने नाज़रीन कि बजट पास नहीं होगा। सर आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने इस बारे में क्या दावे किए कि बजट किसी सूरत पास नहीं होगा, और अब नून लीग कुछ और बात कर रही है। जरा पहले शहबाज साहब को सुन लें। हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे नाम स्पीकर। अब नाज़रीन सीसा पिलाई दीवार जो बनना था उसमें अपोजिशन को एक नज़र आ रहा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप चूँकि हुकूमत से नाराज़ है, वो वोट शायद ना दे बजट के अंदर। इस तरह की कंसल्टेशन भी, कुछ राब्ते भी हो रहे थे अपोजिशन के जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs और MPs के साथ, और नेशनल असम्बली के अंदर भी और पंजाब असम्बली के अंदर भी, दोनों जगहों पर साइजेबल नंबर उनके पास मौजूद है। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs और MPs वोट ना दें तो फिर मनी बिल पास नहीं हो सकता किसी सूरत भी। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं लाहौर में सीनियर साफियों के साथ। वहाँ उन्होंने ये बताया है कि वो बजट पर, मनी बिल पे पंजाब के अंदर भी, मरकज़ के अंदर भी वोट देने जा रहे हैं। तो अपोजिशन की जो उम्मीदें थी जहांगीर तरीन साहब से वाबस्ता, वो उन सब पे पानी फिर गया है, और इसीलिए अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इसे एक और NRO से जोड़ने जा रहे हैं। ज़रा सुन लें। मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, ये सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह से जहांगीर तरीन को FIA का प्रेशर दिया और जहांगीर तरीन को NRO दे के अब वो अपना बजट जो है वो पास करवाने की जो है वो कोशिश में है। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप के वाले से अब क्लियर हो गया कि वो आपके साथ आ रहे हैं, उनकी तरफ से ऐलान आ गया, लेकिन ये जो आगे आपके खिलाफ कुछ तहरीक अदम एतमाद की बात भी हो रही है स्पीकर के खिलाफ, के फिर से ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हमने लानी थी वापस की इस शर्त पे कि ये इंतखाबी इस्लाहात के वाले से ताउन किया जाएगा, वो नहीं किया तो अब स्पीकर के खिलाफ आ रही है। देखें, बात यह है कि पहले तो मैं समझता हूँ कि मायूसी हुई होगी राना सनाउल्लाह समेत बाकी सब उन लोगों को कि जो
खुद तो नाकाम हुए थे और वो यहाँ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, तो वहाँ भी उनको मेरे ख्याल में आज मायूसी नज़र आ रही थी। मेरे ख्याल में उनको पूरा जो है ना कानून का भी पता होना चाहिए। बात यह है कि आप मनी बिल के ऊपर जिस पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए हों, डिफेक्शन या आज़ाद मुंतखब होने के बाद अगर आप एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, विद इन सर्टन पीरियड आपने पार्टी ज्वाइन करनी होती है, वरना आपको आज़ाद बेंचेस में बैठते हैं, आज़ाद हैसियत से आप बैठते हैं, तो आपके ऊपर फिर वो कानून भी लागू होता है। और मनी बिल में आप पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट नहीं डाल सकते। और मैं समझता हूँ कि उस कानून का भी राना सनाउल्लाह को पता होगा, लेकिन वो उसका हवाला नहीं दे रहे। तो इस किस्म की जो है वो मैनिपुलेशंस ये करते रहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हीं को जो है वो नुकसान हुआ है। और ये बड़े बड़े दावे, बजट नहीं पास होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस बजट में ये आवाम का बजट है, जिसके अंदर 60 लाख ख़ानदानों को आप जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे उठाने जा रहे हैं। क्लियर कट उसका आपने प्लान सामने रखा है। आपने जो ज़राअत के अंदर जो इनकलाब लाने लगे हैं उसके लिए पैसे रखे हैं। आपने डैम्स जो 10 साल में अगले डैम्स बनने हैं, 10,000 मेगावाट बिजली आनी है, उसका अंदर उसके लिए आपने पैसे रखे हैं। एनर्जी सेक्टर के लिए आपने पैसे उसके अंदर रखे हैं। इसी तरीके से एहसास का बजट 210 अरब से 260 अरब किया गया है, 34%। उसके अंदर जो है वो बड़ा क्लियर कट इजाफा किया गया है और कोई बराह रास्त टैक्स नहीं लगाया गया। बड़ा आसान काम था। PMLN ने 16% से 17% कर दिया था सेल्स टैक्स। जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, पता ही नहीं लगता। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ये है, बड़ा आसान है, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 16 से 17% नून ने किया, हम 17 से 18% कर देते हैं। रजिस्ट तो हमने किया है ना, हम रजिस्ट कर रहे हैं। बिजली की कीमतों को बढ़ाने के ऊपर हम टेबल के ऊपर जो है उस हवाले से निगोशिएट कर रहे हैं, उसमें हमने नहीं बढ़ाए। डायरेक्ट बराह रास्त 150 अरब के टैक्सेस लगाने का हमें कहा जा रहा था, हमने वो नहीं लगाए। हम अनटैक्सड एरियाज को जो है वो टैक्स कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट इनकम टैक्स 32 अरब रुपए से हमारा 52 अरब रुपए में गया है, जो 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स इनकम टैक्स के जो है वो शामिल हुए हैं, 27 से 30 लाख हुए हैं। और हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है, उसके अंदर हमने रिफंड्स नहीं रोके। 216 अरब रुपए के हमने एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स अदा किए हैं। हमारी इंपोर्ट्स भी कम हुई। इंपोर्ट्स कम होने के बावजूद हमारी सेल टैक्स कलेक्शन 28% इजाफा, कस्टम्स की कलेक्शन 18% इजाफा, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज के अंदर 12% इजाफा, ट्रैक एंड टेस्ट सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में हमने डाल दिया। तो बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, तमाम फील गुड फैक्टर्स मौजूद हैं। इकोनॉमी का हमने टर्न अराउंड किया कोविड में, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग में, धरने जुलूसों के अलावा 4% की ग्रोथ ये नजर आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो लोग इस बात पे बड़े नाराज हैं, 13% उसके अंदर इजाफा है। आपने जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर जो है आप अमाउंट करते हैं 25,000 से ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं उस पे लोग बड़े नाराज हैं। नहीं देखें, बहुत सारे कह रहे हैं बड़ी जाती कर रही है गवर्नमेंट, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे टैक्सेस कॉल के ऊपर आपने लगा दिया। नहीं, वो खत्म हो गया ना, वो तो कैबिनेट ने ही नहीं अप्रूव किया था। सुन लेना, वो जिस दिन बजट में प्रपोज बजट से आया उस दिन ना इंटरनेट के ऊपर ना कॉल के ऊपर वो कैबिनेट ने ही अप्रूव नहीं किया था। 25,000 की ट्रांजैक्शन पे लग रहे हैं। बहुत सारे देखें, बहुत सारी ऐसे होती हैं जो तजावीज़ होती हैं। जब बिल पेश होता है, अब तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मुलाकातें फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी होती हैं, FDR वालों के साथ भी होती हैं। जहाँ कहीं हमें लगेगा कि इनकी बात रैशनल है, सुनने वाली है, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। जितनी बिजनेस फ्रेंडली मौजूदा हुकूमत है, कोई हुकूमत नहीं आई। कोविड के दौरान आप समर ये देखें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक कर गई, हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं। मैं इस तरफ आता हूँ जरा। कादिर मंदो खेल साहब, ये जो बात हो रही थी बजट की, तकिया आपने किया हुआ था जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर, सारी अपोजिशन ने कि वो आपके साथ आएंगे, बजट पास होने में रुकावट आ जाएगी, पास नहीं हो सकेगा। खान साहब को यहाँ भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वहाँ बुज़दार साहब को शायद एतमाद का वोट लेना पड़े। वो सारे प्लान पे पानी फिर गया है। आप ये कैसे बात कर सकते हो? अभी इसके ऊपर वोटिंग हुआ ही नहीं है और आप एडवांस पे कैसे कह सकते हो? वो जहांगीर तरीन ग्रुप ने कह दिया हम वोट दे रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने कह दिया वोट दे रहे हैं। नहीं, वो जो जहांगीर तरीन साहब का, मुझे 27-28 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए वकालत की। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा कि एक कमीशन बनता है, उसकी रिकमेंडेशन होती है, चोर मुतयन होते हैं, FIR कटती है और मुलजिमान बेल लेके और वापस ले लेते हैं। बोल रही FIA कहती है हमें ज़रूरत नहीं है। ये वजह तो है। ये NRO जो खेलते हैं ना, आप NRO खुद ये सामने है। आप किसी भी वकील से पूछो, एक कमीशन की रिकमेंडेशन है, ये कोई थानेदार ने FIR नहीं काटी है। ये कमीशन के रिकमेंडेशन पे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस बना है और वो जाके FIA कह रहे थे कि हमें ज़रूरत नहीं गिरफ्तार होने की, और उन्हें केस वापस ले लिए। तो NRO तो वो एक मैंडेटेड कमीशन था ना। NRO की 4 कान होते हैं, क्या होता है ये NRO, नंबर 1 बात। लेकिन दूसरी बात, नूर आलम खान साहब की स्पीच आपने सुनी?
आप मुझे बताओ ऐसे कितने नूर आलम खान है जो खामोश बैठे हुए हैं, जो दिल में बात लेके बैठे हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आप वकील हैं तो आपको तो पता है ये जो बात अभी फरूख हबीब साहब कर रहे थे डिफेक्शन क्लॉज की, कौन 63A को फेस करेगा आके पार्लियामेंट के अंदर वोट ना देकर या एब्सटेंशन करके? वो डाली भी जरदारी साहब नहीं थी। बिल्कुल। वो जो है ना, वो जो उनको पता चल जाएगा, वो जारी बात है, कोई खुल के नहीं बोले कि मैंने वोट नहीं देना है। कोई पागल है जो बोला कि मैं नहीं दूंगा वोट, वो ऐसे पता चलेगा उसका, वो ऐसे पता चलेगा जैसे यूसुफ रज़ा इस्लामाबाद से जीत गए, जैसे यूसुफ रज़ा इस्लामाबाद से जीत गए, सेनेटर बने, आदाद शुमार तो बज़ाहिर तो उनके है ना। और यही मेरा गिला है मुस्लिम लीग दोस्तों से। बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी कहा है कि हमारे MNA आपकी जोली में, जहां अच्छा उसको वोट इस्तेमाल करो। और यही अगर अपोजिशन मुत्तहद हो जाए, जहाँ 4 सीटों पे इनकी वफाकी हुकूमत खड़ी है, जहाँ 7 सीटों पे इनकी पंजाब हुकूमत खड़ी है, जहांगीर तरीन साहब के पास 40 MNA MP है, नूर आलम खान साहब को मैं शुमार ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे नूर आलम खान जो नूर आलम खान साहब को मुश्किल में डाल रहे हैं काफी ज्यादा, वो ऑलरेडी मुश्किल में है। आप नूर आलम खान साहब को मुश्किल में जरूर डालने वाले, पहले भी इन्होंने डाला था। चले ये जो कह रहे हैं बहुत सारे नूर आलम खान हैं, वो सामने तो नहीं आ पाएंगे बजट पे वोटिंग के दौरान, जहाँ तो ओपन वोटिंग होती है और आपने मनी बिल पे आके वोट करना होता है। ये तो खतरा कोई नहीं है गवर्नमेंट के लिए, वो खत्म हो गया, टल गया। पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बजट पास होगा, बजट पास होना चाहिए। आप उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जरूर दें, तजावीज़ दें, कट मोशन लगाएं, व्हाटएवर। जो हुकूमत हमेशा यही होता है, हुकूमत टैक्स लगाती है, नेचुरली हमारा मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। टैक्स नेट में लोग नहीं आते, बहुत से लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, 1-1.5% लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। की रिफॉर्म्स करनी थी वो, ठीक है, वो रिफॉर्म्स तो खैर PTI ने कोई नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको आना चाहिए, बिला खौफ आना चाहिए। और ये जो FBR का प्रेशर है, अभी भी इन्होंने डाल दिया जो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और फिर FIR होगी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि लोग थ्रेटन फील ना करें। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, इसमें FBR रेवेन्यू कम कलेक्ट करती है और रिश्वत ज़्यादा कलेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे एक करप्शन का एक सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है, 70 साल से। तो ये है, देखना ये है कि आपने रिफॉर्म्स लानी थी, आपने लोगों को कंफर्टेबल करना है, लोग टैक्स नेट में आए, टैक्स दें। मैं इनकरेज करता हूं लोगों को कि आप पैसे ले रहे हैं, कैश बिजनेस कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जहां तक बात है जहांगीर तरीन ग्रुप की, NRO या नो NRO, मैं समझता था कि जहांगीर तरीन साहब पे केस नहीं बनता, वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी गया, SCCP का, उसी की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए। उसका क्रिमिनल एक्ट नहीं है कि FIR काटी जाए, वो भी FIA में SCCP का केस बनता है, SCCP का केस है, और वो एक बड़ा टेक्निकल केस है FBR का। तो उसमें जहांगीर तरीन साहब को आई डोंट नो किसकी बेस पे क्यों FIR काटेगी, जो कि गलत था। हाँ, उसके बाद अगर सुनने में आ रहा है कि जिनका केस NAB को दिया जा रहा है, जो कि आई डोंट नो दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, अफवाह तो बहुत है। अगर वैसा हुआ तो मैं समझता हूँ वो भी गलत है। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं, FIA के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ तब्दीलियां की हैं, यहाँ से हटा के जो सनाउल्लाह बासी साहब को लाए हैं, तो वो भी बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। वो बेचारे एक ऑफिसर ने तो अपनी नौकरी गंवा ली, वाजिद सियाद साहब ने, उन्होंने क्लियर कट कहा वो बड़ा अपराइट ऑफिसर है, वो खान साहब का हीरो भी था। जब JIT में पनामा केस में उन्होंने JIT के हेड थे, खान साहब बहुत उनकी तारीफ करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का फोकस गवर्नमेंट अब NAB से शिफ्ट करके FIA की तरफ ला रही है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को 22 तारीख को FIA ने, मैं ये समझता हूँ कि NAB तो डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं है। उनका जो चेयरमैन साहब है उसका करैक्टर सबको पता है, वो जब से खान साहब को मिला तो NAB हो रही थी। लेकिन कहाँ तक, अगर उसके अंदर केस के अंदर कोई जान होगी तो आप प्रोसिक्यूशन में लेके जाएंगे ना जी। अगर आपने होमवर्क कोई नहीं किया, प्रोसिक्यूटर ने कोई जान नहीं डाली, तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह FIA आप ले जिसको मर्जी लेके आए और उसका दौड़ा दें अपने घोड़े अपोनेंट्स के ऊपर। नो, एंड ऑफ द डे आपको भी पता है, मुझे भी पता, केस होगा तो होगा, उसमें जान होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए। अफवाहें तो इस पे तो खान साहब के जहन में शायद ये है कि सारे अपोनेंट्स को अंदर कर दूं, ऐसा होना नहीं है। 10 साल के लिए खान साहब इक़्तिदार में आने का प्लान है, ये वक्त बताएगा। प्लान तो सब लोग करते हैं, अल्लाह ताला डिसाइड करता है। बहरहाल वो जो कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहे हैं कि ऑप्शन भी कोई नहीं है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास, ये ऑप्शन थे किसी और जगह पे, ये ऑप्शन थे, ऑप्शन बन जाती है।
देखें, बात यह है, हमारी तो 22 साल जदोजहद है और हम 22 साल जदोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार के अंदर आए। 1,70,00,000 वोट इमरान खान साहब को दिए हैं, पाकिस्तान की आवाम ने ही दिए हैं। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी तो कभी कोई नाम ही नहीं लेता था उसका, और लोगों को पता नहीं होता था। यहाँ तो अखलाकियात का लेवल यहाँ तक ले आए थे कि खाता है तो लगाता है। ये चीज़ भी हजम करवाने की इन्होंने कोशिश की लोगों को, और यहाँ तक स्टेटमेंट्स दी गई कि इतने करप्शन के केसेस हैं, अगर करप्शन के केसेस के पीछे जाएंगे तो फिर काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि करप्शन ही जो है वो किसी भी मुल्क को दीमक की तरह जो है वो चाटती है, और ख़ास तौर के ऊपर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो हशर नशर है वो इसी करप्शन ने किया है। देखिए, बुनियादी चीज क्या है, करप्शन रुकी नहीं आपके दौरे हुकूमत। ट्रांसपेरेंसी ने कहा 3 गुना बढ़ गई। वो और इंडस्ट्री बढ़ा, आपके अपने के येमेन में हमारे प्रोग्राम पे आके आपके सादिक साहब ने कहा कि करप्शन बढ़ गई है। पहले जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई थी उसकी तफसीलात को पढ़े, उसके अंदर और हवाले जात दिए गए हैं। उसके अंदर जो है वो मुकन्ना का जिक्र है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो निचली सतह के ऊपर मामला थे। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ ने नहीं करप्शन की तो क्यों बाहर क्यों जाना है? उनके बच्चे क्यों बाहर बैठे हुए हैं? सलमान शहबाज क्यों बाहर बैठे हैं? हमजा शहबाज क्यों बाहर बनाने जा रहे थे? शहबाज शरीफ साहब पांव पकड़ के आए जरा, आने वाला चक्कर नहीं है। वो जब बाहर जाते हैं तो फिर वो ट्वीट आती है गेम चेंजर के नाम की, एक ट्वीट भी आई थी ना, आपको याद होगा, स्माइलिंग फेस के साथ आ गई थी, ट्वीट आ गई थी। मसला ये है वो गेम ही चेंज करना जा रहे थे, PMLN की गेम। सुन लेना, जो हालात ताल्लुकात खराब है। बात ये है, देखें बात ये है, जिन्होंने गाजरें खाई हुई ना, पेट भी उन्हीं का दर्द कर रहा है। बैरून मुल्क ये नहीं होता जिसके ऊपर करप्शन की है, केसेस हैं, रेफरेंसेस दायर हुए हैं, एक चीज का जवाब नहीं दे सके, वो आए पार्लियामेंट में तकरीरें करें, नेल्सन मंडेला बने, ग्लोरीफाई हो, ये मजाक जो है वो इधर ही होता है, दुनिया के और किसी मुल्क के अंदर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है, अकाउंटेबिलिटी अगर चली है, मुझे ये बताएं कि पिछला भी तो चेयरमैन नैब मौजूद थे ना, उनके अपने केस ऐसे थे कि उन्होंने खुद कोई कन्विक्शन नहीं, एक सिंगल कन्विक्शन नहीं हो सका। क्या किसकी कन्विक्शन नहीं हुई? पॉलिटिकल नवाज शरीफ कन्विक्ट नहीं हुए, वो तो पहले से चला आता। सुन लेना, पुराना चला रहा था, नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए ना, नहीं चला आ रहा। आपके दौरे हुकूमत में जो आपने आगे केसेस शुरू किए, कौन कन्विक्ट? नैब कन्विक्ट हुए ना, तो कन्विक्ट हमने नहीं करने नैब ने। एक प्रोसेस है, चल रहा है। शहबाज शरीफ केस का जो प्रोसेस है, 114 सुन लेना, 110 के करीब गवाह हैं, 14 गवाहों की जो है वो सिर्फ अभी तक जुरा हुई है। ख्वाजा हारिस जैसे वकील, आपको याद है कि वाजिद ज़िया की 64 दिन जुरा की थी उन्होंने, कितनी अल्तवाएं ये लेते हैं। अभी ये अपनी अपील दायर की हुई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी सुन लेना, समझ रहा, हकाइक सुन लेना, अपनी अपील दायर की हुई है नवाज शरीफ ने। वो क्यों अल्तवा के पीछे छुपते हैं? क्यों मरियम सफदर के वकील वहां पर जाकर पेश नहीं होते? अब वो नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी कि आप ट्रायल एब्सेंशिया नहीं कर सकते। अपील के अंदर ट्रायल एब्सेंशिया भी हो सकता है, ठीक है, चलिए ट्रायल कोड नहीं है। मैं इस तरफ आता हूं जरा। एक नाज़रीन, सदारती निज़ाम की बहस फिर से शुरू हो गई है और इसमें अपोजिशन ने यह बहस छेड़ी है सदारती निज़ाम की कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या वाकईतन ऐसा कुछ है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऑफ एंड ऑन मुल्क में सदारती निज़ाम की बहस तो चलती रहती है। अब मुस्लिम लीग नून को लगने लगा है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश हो रही है। शायद हकान भाई साहब ने इस बारे में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ये उन लोगों का वार है जो ये समझते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए। हमने सदारती निज़ाम में आधा मुल्क खोया है। पाकिस्तान सदारती निज़ाम को मुतहम्मल नहीं हो सकता। कादिर मंदोखेल साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो शायद हकान भाई साहब से आप एग्री करते हैं कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी हुई और ये जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो कुछ हो रहा है सब सदारती निज़ाम के लिए हो रहा है? आप एग्री करते हैं उनसे? आपने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत देखी है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करे हो? पूरी दुनिया में मैंने तो नहीं सुना है, कम से कम पाकिस्तान में तो है ही है। तो ये खुद ये मौके पैदा करने की सहूलतकार है, क्योंकि आए भी उन्हीं के कंधों पे और रास्ता भी उनके लिए बना के जाएंगे। और फिर फ़रूक हबीब साहब ने एक बात की कि नेब जो है ना वो सजाई देगी। वो भाई नेब नहीं देती, अदालतें देती है, क्योंकि नेब के ज़रिए आप लोगों को झूठे मुकदमात पे फंसा रहे, इस वजह से आप कहते हैं नेब नहीं देती है, अदालतें सज़ा देती है। नेब जो है ना वो प्रोसिक्यूशन के तौर पे काम करती है, केस बनाती है। तो बात ये खुद सलूतकार है, खुद इनका जो जिस तरह एक मिनिस्टर ने इंसानी हकूक़ के वज़ीर
जिस तरह वो तमाशा बना के रखा है, मैं तो हैरान हूँ कि इंसानी हुकूक के वजीर है, फिर डिफेंस मिनिस्टर का साहब से लगता है कि खास गरज है, तो बार-बार आप उनका जिक्र कर रहे हैं। आपने एक बात पे गौर किया, चाइना देख रहा है, हम तो एहतजाज कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट के वजीर है। हम तो एहतजाज कर रहे थे, इस वजह से कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो हुकूमत के साथ अपोजिशन जो कमिटमेंट करती है उसके ऊपर कायम नहीं रहते। इन्होंने तरीन की तकरीर नहीं सुनी, कमिटमेंट थी कि ये तरीन की तकरीर सुनेंगे और हम अपोजिशन की सुनेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हम तो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन नून लीग के बाकी MNA, शायद खकान अब्बासी, अली गौहर बलोच और ये पूरी नून लीग शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, ये क्यों एहतजाज कर रहे थे, ये क्यों गालम गलोच कर रहे थे? सदारती निजाम का है कुछ ऐसा जो शायद मुझे लगता है कोई मरियम साहबा नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ की तकरीर का है कोई ऐसा नहीं कोई नहीं। इस मुल्क के अंदर देखें इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, आइन के अंदर पार्लिमानी निज़ाम का सेटअप है, सदारती निज़ाम का। मुझे लगता है कि शायद खकान अब्बासी साहब ने रात को डरावना ख्वाब देख लिया, आज वो बयान कर रहे थे आगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर ये जो बार बार डिबेट छिड़ती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक राय तो यही है कि नहीं आना चाहिए, वायबल नहीं है, सूटेबल नहीं है हमारे मुल्क के अंदर जो जिस तरह का सियासी एक कल्चर है। लेकिन जो शायद खकान भाई साहब को लग रहा है कि सब कुछ उसके लिए हो रहा है, एग्री करते हैं आप उनसे? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल सूटेबल है। ये कहना कि जी सिर्फ पार्लिमानी सिस्टम ही हमारे पाकिस्तान के लिए सूटेबल है, ये गलत है। और ये भी कहना गलत है कि जी उसकी वजह से आपका पाकिस्तान टूटा, बिल्कुल गलत है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा है अगर उसको फॉलो किया जाए। ये जो हमारे यहाँ पार्लिमानी सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं होती, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, उसमें इस तरह के काम नहीं होते, बंदे खरीद लो, बंदे पकड़ लो, बंदे छोड़ दो, वोटिंग अपने हक में करा लो, आज़ाद को शामिल। दिस इज़ रॉन्ग। अगर कोई शख्स अगर ये कौम समझती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और डिबेट करके सब लोगों की राय लेके लाना जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, पूरी दुनिया में राइज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की कौम के लिए अच्छा नहीं। तो आया जो सिस्टम अभी आप लाएं ये अच्छा है, ये चल रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इसमें 100 नुकाइस है, आपने इसका हुलिया बगाड़ के रख दिया। वरना जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्लिमानी सिस्टम है वहाँ नेशंस बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। ठीक, कादिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कादिर बंदोखेल साहब 10 सेकंड में कह दें। एक कोट आपको मिल गया ना बैठे बैठे, ये साबी हिमायत है। अरे भाई प्रेसिडेंशियल ये वन मैन शो होता है, डिक्टेटर होता है, ठीक है, चले या पूरी असेंबली होती है, बिल पास होता है। पार्टियों में तो सदारती निज़ाम नहीं है ना, क्या हो गया? जो पर खलील साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है सदारती निज़ाम लाने के वाले से, इसलिए ऐसी किसी बहस का कोई फायदा नहीं है। प्राइम में मैं इजाज़त चाहूँगा, मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।